हमने ना एक चीज़ आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक्स टेंथ से रिलेटेड हैं, तो टेंथ क्लास में जो चीज़ आपने पढ़ी होगी वो थोड़ी सी बताऊंगा। जैसे आपने एक चीज़ ये करी थी टेंथ क्लास में कि एक मैग्नेट होती है, मैग्नेट का इधर होता है नॉर्थ पोल और इधर होता है साउथ पोल, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अच्छा, अब इसी तरीके से मैग्नेट में हमने ये देखा था कि मैग्नेट को अगर तोड़ देते हैं, अगर बीच में से तोड़ दिया जाए मैग्नेट को, तो ऐसा नहीं होता कि नॉर्थ पोल अलग हो जाए और साउथ पोल अलग हो जाए। मतलब मोनोपोल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मोनो का मतलब सिंगल, डाई का मतलब डबल, ठीक है। तो ये जो है ये डाईपोल है, ये डाईपोल है। डाईपोल मतलब दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अगर इसको बीच में से ऐसे तोड़ भी देते हैं तो हमारे पास इधर एक नॉर्थ पोल होगा, जिस जगह से आपने तोड़ा यहाँ पर एक साउथ पोल अपने आप डेवलप हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर साउथ पोल है ही, तो यहाँ पर अपने आप ही नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। तो मैग्नेट जो है वो डाईपोल में ही एग्जिस्ट करती है। अब मैं आ जाता हूँ इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों ने डाईपोल नाम की या मोनोपोल नाम की ऐसी कोई चीज़ आपने पहले करी नहीं होगी, वो चीज़ अब हम करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में ये होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, कंडीशन ये है कि दोनों का जो चार्ज की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर रखा 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर रखा 1 कूलम का नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, छोटा सा डिस्टेंस होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए डिस्टेंस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस हमने दोनों के बीच में रख लिया, ठीक। अच्छा, और डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस इतना रखें कि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ना कर पाए। समझ रहे हैं? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहेगी कि दोनों एक दूसरे को होल्ड करके रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो कि वो दोनों आपस में चिपक ही जाए, ठीक है। तो उतने पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अगर उसको दूर रखा जाए तो हम ये कहेंगे कि एक मैग्नेट, आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना दिया। समझ गए? तो मैग्नेट से इसको क्यों कोरिलेट करके दिखाया था कि मैग्नेट में भी नॉर्थ और साउथ जो है, एक इस कोने पर रहता है, एक इस कोने पर रहता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी क्या होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज ऐसे रहता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक नया टर्म बनाया गया, उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। अब वो क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम यहाँ पर दिखाएंगे पहले एक नेगेटिव चार्ज और फिर यहाँ पर दिखाएंगे एक पॉजिटिव चार्ज, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस में जानबूझकर लूँगा 2a। कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है बीच में, ए बी सी डी, कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन मैंने जानबूझकर उसको 2a इस वजह से लिया है क्योंकि हमको बहुत सारे केसेस में इसका ना मिड पॉइंट निकालना पड़ता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में मिड पॉइंट निकालना पड़ता है, तो हमने उसको 2a ले लिया। 2a लेने से फ़ायदा ये है कि a इधर हो गया, a इधर हो गया, तो आधा आधा हो गया। आपका मन करे आप उसको a ले लो, a लोगे तो आप a/2 और a/2 लोगे। तो ज़्यादातर बुक्स में भी और NCERT में भी ये डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a ले रखा है। अगर मान लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको डाइपोल में दोनों के बीच का, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस किसी न्यूमेरिकल में मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दे रखा होगा, तो आप 2a = 5 सेंटीमीटर मानोगे, क्योंकि दोनों के बीच के डिस्टेंस को 2a मानते हुए ही सारी डेरिवेशंस करी गई है, ठीक है। तो जैसे हम दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस मानते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हुए हम डिस्टेंस कितना लेते थे? r लेते थे, है ना। तो डाइपोल मोमेंट निकालते टाइम हम बीच का डिस्टेंस लेंगे 2a। अब उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, उसी को हम बोल देते हैं डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं p से, स्मॉल p से, और इसका फॉर्मूला होता है जो भी चार्ज है, चार्ज तो इक्वल होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज q एंड मल्टीप्लाइड बाई 2a। तो ये आपका फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट का। हाँ जी। स्ट्रेंथ से मतलब ये है कि अब हमने ये कहा कि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, और हमने उसको बंडल करके एक जगह रख दिया है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रिक आइटम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जैसे हमने ये कहा कि नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो नेचुरली क्या होता है, जो नेचुरल मैग्नेट या बार मैग्नेट जिसको बोलते हैं, वो नॉर्थ पोल अकेला कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसके साथ में साउथ पोल रहेगा ही रहेगा।
तो मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट को हमने कहीं पर भी रख दिया ना तो वो अपने आसपास अगर आयरन, स्टील, कोबाल्ट या निकल इनमें से कोई भी मटेरियल उसके आसपास है उसको खींच लेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक चीज़ होती है, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक चीज़ होती है। तो उसमें हमने ये कहा कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो भी एक ऐसी चीज़ आपने बना दी, एक बंडल बना दिया आपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, जो अपने आसपास वाली चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। किनको? कंडक्टर्स को। जैसे ये क्या करता है मैग्नेट, मैग्नेटिक मटेरियल्स को ही अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर्स को या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, दोनों में से कोई एक काम करेगा। ठीक है ना, तो इस वजह से ये उसकी फोर्स है। डाइपोल मूवमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा खतरनाक इलेक्ट्रिक डाइपोल है कि भाई इससे दूर रहे। जैसे कह सकते हैं कि अब तो अपोजिट चार्जेस पैक हो चुके हैं, हाँ उन्हें मतलब अगर उन्हें बस हटाना है तो कितना बस बिल्कुल सही बात है, उनको हटाने के लिए हमको कितनी इंटेंसिटी की फोर्स लगानी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर डाइपोल मोमेंट में यही चीज़ है। डाइपोल मोमेंट को अलग कर सकते हैं दूसरे से? हाँ जी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों जो चार्जेस हैं उन दोनों चार्जेस को हमने किसी चीज़ से चिपकाया नहीं है, दोनों चार्जेस को किसी भी चीज़ से चिपकाया नहीं है, तो दोनों चार्जेस को दूर भी करा जा सकता है। समझ गए मेरी बात? ठीक, तो जरा देखिएगा वही लिखा हुआ है यहाँ पर डेफिनेशन इसका, डाइपोल मोमेंट में डेफिनेशन, थोड़ी सी चेयर आगे कर, बस। It measures the strength of an electric dipole. It measures the strength of an electric dipole. The dipole moment of an electric dipole is a vector whose magnitude is either charge times the separation, charge times the separation. जैसे मैं कहता हूँ मुझे 5 into something तो 5 times, और 2a क्या है सेपरेशन, तो चार्ज into something मतलब चार्ज टाइम्स द सेपरेशन। समझ गए? ये जो है जैसे अगर 5 into 2a लिखता तो 2a क्या है सेपरेशन, और 5 क्या हो जाता 5 टाइम्स द सेपरेशन। अब q into 2a है तो चार्ज टाइम्स द सेपरेशन, चार्ज टाइम्स द सेपरेशन बिटवीन द टू अपोजिट चार्जेस एंड द डायरेक्शन इज अलोंग द डाइपोल एक्सिस फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिएगा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बाय डिफ़ॉल्ट ये मानकर चला जाता है, कन्वेंशन है ये, कन्वेंशन मतलब पता नहीं क्यों ये रूल बना आ रहा है और इस रूल को किसी ने जस्टिफाई नहीं करा है कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ ली जाती है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है ना, यही एक लाइन आपको एनसीईआरटी में एक्सप्लेन्ड है, एक लाइन एचसी वर्मा में एक्सप्लेन्ड है, एक ही लाइन एस अरोड़ा में, सब जगह यही है कि कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज ऑल्सो कन्वेंशनली फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। ये क्या होगा, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, इसका कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कन्वेंशनली मतलब ये लिया जाता रहा है, शुरुआत से यही लिया जाता रहा है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जब इसकी ये डायरेक्शन हो गई, हमने चार्ज क्या लिया है, चार्ज का तो मैग्नीट्यूड ही लिया है, लेकिन ये 2a क्या है, ये डिस्टेंस है और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज टेकन एज डिस्प्लेसमेंट। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि p वेक्टर इज इक्वल टू q मल्टीप्लाइड बाई 2a वेक्टर। कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो इससे कि मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर दिखा रहा हूँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, p वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू 2a वेक्टर। ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जो है वो दो वेक्टर्स के बीच में होता है, तो इस वजह से नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, q इंटू 2a वेक्टर भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों में से एक टर्म आ गई ना वेक्टर वाली, तो इसका मतलब आपका जो ये p वेक्टर है इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। सभी को क्लियर? ठीक है, तो ये तो कहलाता है डाइपोल मोमेंट। अच्छा, उसके बाद डाइपोल मोमेंट की जो ऐसा यूनिट है वो बता दीजिए, ऐसे ही क्या होगी, ये क्या है कूलम और ये क्या है डिस्टेंस यानी कि मीटर। तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो गई, कूलम मीटर, कूलम पे मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी जो ऐसा यूनिट है वो हो गई कूलम मीटर। डाइपोल रिप्लेसमेंट होगा जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, जितनी ज़्यादा नहीं कूलम मीटर। और जनरली ये लेंथ इतनी रखी जाती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो है वो मर्ज ना हो जाए, दोनों जो है वो कंबाइन ना हो जाए, इतना डिस्टेंस रखा जाता है। सर अच्छा, रखा क्यों जाता है? हाँ जी बोलिए। सर ये जो फॉर्मूले में हम लिख रहे हैं q इंटू 2a, हाँ। सर इसे हम डायरेक्टली तो पूरा 2a को हमने a मान लिया, तो सर बात तो वही रहेगी ना। हाँ, बात वही है एक्चुअली। 2a इसलिए लिया जा रहा है कि 2a लेने से काफ़ी सारी डेरिवेशंस जो है थोड़ी ना आसान हो जाती है, बस इसलिए 2a लिया जा रहा है। आप डिस्टेंस को a मान लो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जो ये आपका ट्रेन होती है ना, जैसे ये बुलेट ट्रेन आपने सुना है कि बुलेट ट्रेन और वंदे भारत एक्सप्रेस भी है, और अब बुलेट ट्रेन भी इंडिया में आने वाली है। तो वंदे भारत तो उस कंसेप्ट पर नहीं चलेगी, लेकिन बुलेट ट्रेन चलेगी। पहली शायद दिल्ली से आगरा चलेगी, ठीक है। तो वो जो बुलेट ट्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसमें जो ट्रेन्स हैं एक्चुअली वो डिरेल हो जाती हैं। डिरेल मतलब वो रेल के ऊपर नहीं चलती, रेल से थोड़ा सा उठकर चलती है, थोड़ा सा उठकर चलती है। वो उठकर कैसे चलेगी? उठकर उसमें ये कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मैं डाइपोल बता रहा हूँ कि ये डाइपोल बनाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी? ये डाइपोल बनाने की इस वजह से ज़रूरत पड़ी कि एक इलेक्ट्रॉन है कहीं पर, एक प्रोटॉन है कहीं पर। तो अब ये टेबल है, ये चेयर है, तो इनमें न जाने कितने सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये कहीं पर फोर्स लगा पा रहे हैं? क्या ये किसी चीज़ को हिला पा रहे हैं अपनी जगह से? नहीं। तो हमने ये कहा कि डाइपोल बना देते हैं, फिर कुछ डाइपोल नाम की एक चीज़ बना देते हैं। तो डाइपोल क्या हो गया? एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ लिख दिया प्लस, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ लिख दिया प्लस, यहाँ लिख दिया माइनस। अब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास आना चाहता है, नेगेटिव पॉजिटिव के पास आना चाहता है, लेकिन हमने क्या करा? हमने दोनों को खींच रखा है, दूर कर रखा है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। इतने डिस्टेंस पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन दोनों मिल नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये लगातार नेगेटिव क्या करेगा? पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता रहेगा। लगातार पॉजिटिव क्या करेगा? ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करता रहेगा, मिल नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों कंटिन्यूअसली वर्क करते रहेंगे, ठीक है। वो कहते हैं ना, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस कंटिन्यूज थ्रू आउट योर लाइफ, कि आप पूरी लाइफ दौड़ते रहते हो खुशी की तलाश में। तो ये उसी तलाश में दौड़ते रहेंगे, मतलब ये लगातार इसको अट्रैक्ट करता रहेगा, ये लगातार इसको अट्रैक्ट करता रहेगा। लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब हम लोगों ने क्या करा कि हम लोगों ने इनको अलग कर रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि अलग क्यों कर रखा है? हम इनकी फोर्स का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं कि इनकी जो फोर्स है, इनकी फोर्स वैसे तो किसी काम की नहीं है, ठीक है। अब हम इनकी फोर्स का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। वो फोर्स क्या है? लगातार ऐसे 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 लगातार अट्रैक्शन, ठीक है। हर डायरेक्शन से स्ट्रेट लाइन अट्रैक्शन की, यहाँ से भी अट्रैक्ट करूँगा इसको, यहाँ से भी अट्रैक्ट करूँगा, इधर से भी आ जा भाई, कहीं से भी आ जा, बस आ जा कैसे भी करके, ठीक है। अब वो आ नहीं पा रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करा कि इसके आसपास हमने क्या करा? इसके आसपास हमने किसी भी तरीके के कंडक्टर को रखना शुरू करा इसके आसपास। अब जब देखा कि कंडक्टर को इसके आसपास नहीं, कंडक्टर को तो रिपेल कर रहा है, ये हट यहाँ से, मेरे को तू नहीं चाहिए, मेरे को पॉजिटिव चार्ज चाहिए। कहाँ से आ गया? अभी पॉजिटिव के पास लेकर के मेरे को नेगेटिव चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तू नहीं चाहिए, निकल यहाँ से निकल। तो वो क्या कर रहे हैं? ये दोनों ना उसको रिपेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने बनाई है, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, ये कॉन्टीन्यूसली एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही हैं। लेकिन हमने क्या कर रखा है? हमने इनको फिक्स कर रखा है थोड़ी दूरी पर, ठीक है। तो ये जो फोर्सेज हैं, ये फोर्सेज लगातार एक कंडक्टर को रिपेल कर रही हैं। ऐसा ही होता है जो बुलेट ट्रेन है उसके कॉन्सेप्ट में। और बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आपने ट्रेन देखी होगी, ट्रेन को कभी स्टार्ट होते हुए और ट्रेन को कभी रुकते हुए देखेंगे, तो जो ट्रेन की पटरी होती है उसमें से चिंगारियाँ भी निकलती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके का मेटल सेम तरीके के मेटल में टकराता है, आवाज़ होती है, ठीक है। और जब अचानक से ट्रेन रुकती है तो बड़ी कान में चुभने वाली आवाज़ होती है, लोहे से लोहे के रगड़ने की आवाज़ होती है, ठीक है। झटका भी लगता है चलते टाइम और रुकते टाइम भी झटका लगता है। अभी क्या है, ये जो बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन में चलते टाइम ऊपर को झटका लगता है और रुकते टाइम नीचे की तरफ। ऐसा लगता है कि हल्का सा आपको किसी ने नीचे से ऊपर उठा दिया हो, और जब रुके तो जैसे आप नीचे बैठ गए हो। तो वो है क्या कि नंबर ऑफ डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डाइपोल्स, अच्छा कुछ जो है वो मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट पर चलती हैं और कुछ चलती हैं इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट पर। तो नंबर ऑफ डाइपोल्स क्रिएट हो गए। डाइपोल्स का काम क्या है? ये जो ट्रेन की पटरी है वो क्या है? कंडक्टर है, वो कंडक्टर को रिपेल करेगी। तो रिपेल करने से क्या होगा? वो हल्की सी ऊपर उठ जाएगी, और जब वो हल्की सी ऊपर उठ गई और फिर उसने आगे चलना शुरू करा, तो जब वो आगे चलना शुरू करेगी तो इलेक्ट्रिक, वो जो आपकी बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन में बैठकर जब कोई भी पैसेंजर जाता है तो उसको लगता है कि वो हवा में तैरता हुआ जा रहा है। और उसका एक खास बात यह है कि उसमें आप चाय का कप रख दें तो उसमें हल्का बहुत भी वाइब्रेशन नहीं होगा, वो बिल्कुल ऐसे जाएगा, बिल्कुल स्टेबल। क्यों? क्योंकि अब किसी भी तरीके का मैकेनिकल इंटरवेंशन नहीं है, कोई भी दो चीज़ें टकरा नहीं रही हैं आपस में। ट्रेन में तो ठटक 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 की आवाज़ आती रहती है ना। क्यों? क्योंकि जो रेल्स हैं, इतनी लंबी रेल थोड़ी है जो यहाँ से लेकर और दिल्ली तक रेल को बिछा दे। तो रेल जो है वो जुड़ती हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसके रेल्स के टुकड़े होते हैं, उनमें भी गैप छोड़ा जाता है थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। 11th में पढ़ा था, ठीक है। अब जब वो टच ही नहीं हो रही है तो काय का ठक 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 कौन सी आवाज़? कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे जाती है शांति के साथ में। और स्पीड भी होती है 200 250, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि पता चला कि आप, अभी तो आँख लगी थी, अभी पता चला कि आप दिल्ली से जयपुर पहुँच गए,
ठीक है, तो ये चीज़ है, ये डाइपोल पर ही काम करती है। तो डाइपोल इसलिए बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। डाइपोल बनाया क्यों गया ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी जो लगातार फोर्स है उस फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये रिपेल करते रहेंगे, हटो भाई मेरे आसपास कोई ना आ जाए, ठीक है। अब ना तो इसको पता कि ना तेरे से ये मिलने वाला, ना इसको पता कि ना तेरे को ये मिलने वाला, तो तुम स्टेबल तो किसी भी तरीके से नहीं होने वाले, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली बनाया ही क्यों गया। उसके बाद जो बुलेट ट्रेन्स की रेल है, हाँ। उसमें भी डाइपोल्स क्रिएटेड है। उसमें डाइपोल्स क्रिएटेड हैं, दो तरीके के कॉन्सेप्ट पर काम करेगी। या तो मैग्नेटिक पोल्स क्रिएट करे जाएंगे, मैग्नेटिक पोल्स मतलब रेल पर बना दिया जाए नॉर्थ पोल, और जो उसकी जो जो पहिए होते हैं, जो व्हील्स होते हैं, उस पर भी नॉर्थ पोल क्रिएट कर दिया जाए, तो नॉर्थ को रिपेल करता जाएगा और ट्रेन जो है वो आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। ट्रेन बढ़ेगी आगे, जो इलेक्ट्रिक लाइन लगी हुई है वो उसकी हेल्प से बढ़ेगी। तो इसी वजह से आप ये देखिएगा कि कोई भी चीज़ अगर हवा में है तो हवा में, अरे बॉल को आपने लिया ना, तो बॉल को ऐसे फेंकोगे ज़मीन पर तो बॉल जल्दी रुकेगी, और बॉल को हवा में फेंकोगे तो दूर तक जाएगी। ज़मीन पर लुढ़कती हुई बॉल उतनी दूर तक नहीं जाएगी, क्योंकि उसको फ्रिक्शन रोक रहा है। एयर फ्रिक्शन कंपेरेटिवली बहुत कम होता है ना, एयर फ्रिक्शन बहुत कम होता है। तो हवा में तैरने वाली चीज़ आप ये समझ लीजिए, बुलेट ट्रेन इज जस्ट लाइक एन एरोप्लेन फ्लाइंग ऑन द रेल्स, लिटिल बिट इट वाज डीरेल्ड मतलब एक्चुअली रेल पर नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब मैं इसमें, हाँ जी बोलिए। सर ये जो आपने अभी बुलेट ट्रेन वाली बात बताई सर, उसमें तो जब लोग बैठते होंगे तो सर उसमें मास और ग्रेविटी मतलब वेट भी तो नीचे लगता होगा। बिल्कुल लगता है, लेकिन उस चीज़ को ओवरकम करने के बावजूद, अगर मान लीजिए ग्रेविटी ना हो तो जो डाइपोल है वो उसको कितना ऊपर उड़ा देगा ये पता नहीं, वो ट्रेन को कितना ऊपर उड़ा देगा ये नहीं पता, क्योंकि डाइपोल इतना छोटा सा नन्हा सा डाइपोल थोड़ी लगाया जाएगा वहाँ पर, तो डाइपोल्स भी स्ट्रांग होंगे क्योंकि ट्रेन का वजन बहुत ज़्यादा है। तो आप ये सोचिएगा कि ग्रेविटी है इसीलिए उसने उसको थोड़ा सा उठाया है, ग्रेविटी को ओवरकम करते हुए। ग्रेविटी नहीं होती तो वो उतना नहीं उठा पाता उसको, समझ गए। एक डाइपोल दूसरे डाइपोल को रिपेल करेगा। एक डाइपोल जो है, एक डाइपोल भी दूसरे डाइपोल को रिपेल करेगा, एक डाइपोल किसी भी कंडक्टर को तो रिपेल करेगा ही करेगा। अच्छा, कंडक्टर को ये जो रिपेल करेगा वो क्यों करेगा, क्योंकि भाई ये स्टेबल होना चाहता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अपने पास बुलाना चाहता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अपने पास बुलाना चाहता है, और हम बुला रहे हैं उसके पास कंडक्टर हो गए। यार कंडक्टर कहाँ से आ गया भाई, तो निकलना इधर से, वो उसको रिपेल करेगा। कौन रिपेल करेंगे, उसके इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो उसको घुमा फिरा कर कहीं से भी खींचनी है अपनी तरफ। मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला टॉपिक है हमारा आइडियल और पॉइंट डाइपोल। आइडियल और पॉइंट डाइपोल, हाँ जी। मतलब ये कह सकते हो डाइपोल है वो कंडक्टर और चार्जेस सबको रिपेल करेगा। सबको करेगा, सबको करेगा। कंडक्टर को इस वजह से करेगा क्योंकि कंडक्टर जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स, और मेटल्स जो हैं वो क्या बनाएंगे, कैटायंस, और जो कैटायंस हैं उसको पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा। अब मैं लेकर आ गया कोई दूसरा चार्ज, मान लीजिए मैं नेगेटिव चार्ज लेकर आ गया, तो वो जो नेगेटिव चार्ज है वो कहेगा नहीं, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना इसको मुझे खींचना है, मेरे को पहले दिखाई दिया था, इसको मेरे को अट्रैक्ट करना, तो कहाँ से आया, तो निकल इधर से। तो वो नेगेटिव उस नेगेटिव को किसी भी तरीके से रिपेल करेगा। आप नेगेटिव चार्ज लाओ, आप पॉजिटिव चार्ज लाओ, आप पूरा कंडक्टर लेकर आ जाओ, उसको रिपेल ही करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब एक नहीं बैठा हुआ, यहाँ पर दो बैठे हुए हैं। आप पॉजिटिव लेकर आओगे तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, आप नेगेटिव लेकर आओगे तो नेगेटिव को रिपेल करेगा। आप दूसरा डाइपोल ले आए तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को रिपेल करके दूर फेंकेगा एकदम से, ठीक है। तो हर तरीके से आप कोई भी चीज़ लेकर आएंगे वो उसको रिपेल ही करेगी, समझ गए। अब सवाल ये उठता है, हाँ डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन ये होगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दे नेवर इंटरसेक्ट, वो कभी इंटरसेक्ट करती ही नहीं। मैं पढ़ाऊंगा आगे, वो मतलब कॉन्सेप्ट है वो हम करेंगे, ठीक है। वो क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते उसका रीज़न भी है, और वो पेपर में आता है, ठीक है, तो वो भी करेंगे। देखिएगा, आइडियल और पॉइंट डाइपोल, आइडियल और पॉइंट डाइपोल का मतलब क्या है, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। एक आइडियल डाइपोल प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें बड़ी अजीब सी चीज़ है, इसमें क्या है, a dipole in which size 2a tends to 0 and charge q tends to infinity in such a way that the dipole moment has a finite value is called an ideal or point dipole। कैसे? इन्होंने बोला कि एक ऐसा डाइपोल जिसमें ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, ये इतना कम हो लगभग 0 के बराबर, लेकिन बराबर मत लिखना, इसको टेंड्स टू 0 लिखना, ठीक है। इसी तरीके से, और जो ये चार्ज है ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो इतना ज़्यादा है कि लगभग इन्फिनिटी के बराबर, लेकिन आगे बराबर मत लिखना, उसको लिखना q टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद
ये बोला कि भाई इसका फिर डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, क्यू मल्टीप्लाइड बाई 2a होता है ना, तो क्यू क्या हो गया इन्फिनिटी और 2a क्या हो गया 0, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब 1/0, 0 से 0 कट गया, 0 बनता 0 है ना, तो p की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो ऐसे मत करना इसको, ऐसे मत करना। ये क्या है कि q जो है, q की वैल्यू उन्होंने इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं बोली है, वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि वो ऐसा है कि वो है 1/0.00000000001, ये होता है। ऐसा क्यों है, हम इसको इन्फिनिटी क्यों बोल रहे हैं? इन्फिनिटी का मतलब ये है कि बहुत बड़ी वैल्यू है, कोई बहुत बड़ी, करोड़ों अरबों की कोई बहुत बड़ी वैल्यू है। अच्छा, और ये जो 0 है ये भी टेंडिंग टू 0 है, तो 2a की जगह टेंडिंग टू 0 मतलब 0.0000000 कितने 0, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 1। तो इसका मतलब क्या है कि वो लगभग 0 को अप्रोच करती हुई वैल्यू है, और वो लगभग 0 को अप्रोच करती हुई वैल्यू है, तो दोनों कट जाएंगे, 0 से 0 नहीं कटेगा, समझ गए? तो दोनों वैल्यूज कट जाएंगी और फिर जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी, या फिर कोई भी फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास 2 है, हम 2 को डिवाइड करना शुरू करें, तो 2 को 2 से डिवाइड करा, 2 को 4 से डिवाइड करा, 2 को 8 से डिवाइड करा, 2 को 10 से डिवाइड करा, 2 को 16 से डिवाइड कर दिया। ऐसे आप करके देखिए जरा। तो अगर 2 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, 2 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 0.5 आ रहा है, 2 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.250 आ रहा है, 500 बोलो, 1.000 बोलो, और 2 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.200 आ रहा है, 16 वाला छोड़ो, ठीक है। तो आप ये देखिए कि न्यूमरेटर में 2 है, लेकिन डिनोमिनेटर को आप धीरे धीरे जैसे जैसे घटाते जा रहे हो तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू ना बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को इतना कम कर दिया, आप अगले स्टेप में देखिए कि आपने डिनोमिनेटर को कम करके 1 कर दिया, तो वैल्यू 2 आ गई, 2.000। अच्छा भाई डबल हो गई इसकी, अच्छा तो इसको और कम करो, मतलब इतना, अच्छा इसको इसका आधा करा था, अब इसका भी आधा करो, तो 2/0.5 कर दिया, उसका भी आधा कर दो 0.25, उसका भी आधा कर दो 0.125। आप करते जाओ, डिनोमिनेटर को जितना छोटा करते जाओगे फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो इन्फिनिटी को टेंड करेगी। तो इसलिए हमने बोल दिया, मैंने कहा कि चलो यार ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो 1/0.00001 ऐसे मल्टीप्लाइड बाई 2a जो है दिस इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0, तो 0.00001 ऐसे कर दिया। तो इसलिए इससे ये कट जाएगा, और न्यूमरेटर में 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, क्योंकि एनीथिंग अपॉन 0 को मैं नॉट डिफाइंड बोल देता हूँ। तो एनीथिंग न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है, तो वो कोई भी जो चीज़ है अल्टीमेटली, मान लीजिए 2 है, तो अल्टीमेटली आपकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ये आ जाएगी। तो डाइपोल मोमेंट जो आइडियल डाइपोल मोमेंट होता है, आइडियल डाइपोल मोमेंट आपका हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू देगा आपको, ठीक है ना। और वो कब एग्जिस्ट करेगा, वो सिर्फ किताबों में एग्जिस्ट करता है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। आइडियल डाइपोल जो है वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ किताबों में एग्जिस्ट करता है, और इसी को पॉइंट डाइपोल बोल देते हैं। पॉइंट डाइपोल मतलब जरा सा नन्ना सा डाइपोल है कि उसको बहुत ज़्यादा आप मैग्नीफाई करके देखेंगे तब आपको दिखाई देगा कि अच्छा ये रहा नेगेटिव चार्ज, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, हाँ मतलब डाइपोल है, ठीक है। तो इसलिए वो दिखने में एक छोटा सा नन्ना सा पॉइंट दिखाई देगा, लेकिन उसको मैग्नीफाई करके देखेंगे तो पता चलेगा उसके अंदर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, सेपरेटेड बाई अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कौस्तव, प्रतीक बताइए, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो क्या है कि इसका जो है इनफाइनाइट की वैल्यू, हाँ ये चेंज होती रहती है। इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू, इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि इन्फिनिटी का मतलब होता है कि अनंत मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। तो इसलिए उसको बोल दिया हमने 2.00001 ऐसे करके बोल दिया हमने कि ये बहुत बड़ी वैल्यू कैसे निकाली कि नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको बहुत ज़्यादा छोटा कर दो, ये अब वो बहुत ज़्यादा छोटा को जनरली लोग 0 लिख देते हैं, तो दोनों में अंतर है। अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटी, और अगर मैं लिख दूँ ना 2/0 दैट इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड, उसको नॉट डिफाइंड कहते हैं। तो है क्या कि साइन दोनों का सेम है, तो जनरली लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज होते रहते हैं कि इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में अंतर क्या है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू अप्रोच कर रही है 0 को, 0 नहीं है, लगभग 0 के बराबर है, 0 नहीं है।
तो दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। और अगर वैल्यू एग्जैक्टली जीरो के बराबर हो जाएगी तो उसको नॉट डिफाइंड कहेंगे। और अगर न्यूमरेटर में जीरो और डिनोमिनेटर में जीरो, दैट इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, वो आपने लिमिट्स में करा होगा, हम दोबारा करेंगे चैप्टर नंबर 5 में मैथ्स में। ठीक, तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि अगर हमारा चार्ज बहुत बड़ी वैल्यू हो जाए और जो सेपरेशन है वो बहुत छोटा हो जाए, तो जो डाइपोल मेरे को मिलेगा दैट इज़ अ पॉइंट डाइपोल या आइडियल डाइपोल, ऐसे बोलते हैं। अब डाइपोल की वजह से आसपास जो चीज़ तैयार होती है, जो पूरा एटमॉस्फेयर तैयार हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, डाइपोल फील्ड। नेक्स्ट पेज पर हैं, पेज नंबर 35 पर। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाई मैंने गलत लिख दिया, नोट्स में लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गलत है। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाई एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड अ डाइपोल फील्ड। तो डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसको हम डाइपोल फील्ड बोल देते हैं। उसके बाद आ जाइए जी, मैं अब आपको जो नेक्स्ट है डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डेरिवेशन करवाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, ये जो डेरिवेशन है नोट्स में है, लेकिन फिर भी मेरे साथ साथ नोट कर लेना। एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, ये देखिएगा हमारे पास एक डाइपोल है। डाइपोल में क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होगा और एक होगा पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया डाइपोल का सेंटर, और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज टेकन एज 2a, उसको हम 2a ले लेते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज टेकन एज 2a। अच्छा, उसके बाद जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये कन्वेंशन है। उसके बाद हमने ये कहा कि मैं क्या निकालना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, अब डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट को मैं पी लेता हूँ, ठीक है, तो हम पी ले लेंगे उस पॉइंट को। ये मिटा रहा हूँ फिर से, स्मॉल पी नहीं कैपिटल पी, स्मॉल पी तो डाइपोल मोमेंट के लिए हो गया। कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कॉमनली यूज होती हैं, जैसे कि कैपिटल टी है वो टाइम पीरियड के लिए भी यूज़ होता है, टेम्परेचर के लिए भी यूज़ होता है। ऐसे ही जो स्मॉल पी है वो डाइपोल मोमेंट के लिए भी यूज़ होता है और लीनियर मोमेंटम, हाँ, उसके लिए भी यूज़ होता है। अब यहाँ से ये मैंने पॉइंट पी ले लिया, ठीक है। जब भी कभी किसी ऐसी चीज़ की बात करी जाती है ना, जैसे मान लीजिए मैंने पॉइंट चार्ज की बात करी, सुनिए, पॉइंट चार्ज की बात करी, यानी कि एक ही चार्ज है बस, ठीक है। तो जब हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये मेरे पास पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो पॉइंट से और यहाँ तक का डिस्टेंस मैं स्मॉल आर ले लेता हूँ, ऐसा होता है। और जब हम कहते हैं कि एक मेरे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है, तो उससे अगर मुझे किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो सिस्टम ऑफ चार्जेस का मैं एक मिड पॉइंट निकालता हूँ। कोई एक अगर मेरे पास परफेक्टली डिफाइंड बॉडी है तो मैं उसका पहले सेंटर ऑफ मास निकालता हूँ और मैं वहाँ से उसका डिस्टेंस निकालता हूँ। तो इसका मतलब जब डाइपोल फील्ड की मैं बात करूँगा तो डाइपोल का जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस लूँगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से और पॉइंट पी तक का डिस्टेंस मैंने ले लिया स्मॉल आर। मेरी बात सबको समझ में आ गई? ऐसे ही जब याद करिए कि अर्थ तो इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी है अर्थ, तो अर्थ से भी जब किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाला जाता था तो दैट इज टेकन फ्रॉम अर्थ सेंटर, ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल भी कहाँ तक लगता है, अर्थ के सेंटर तक लगता है, ठीक है। तो वो क्योंकि एक स्फेरिकल बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास लिया जाता है, वो कहाँ पर होता है, उसके सेंटर पर। तो इसीलिए ये सेंटर से ले लिया मैंने यहाँ पर। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से, इस पूरे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर निकालना चाहता हूँ, पॉइंट कैपिटल पी पर, ठीक है। तो इसके बाद अब मैं क्या कहूँगा, देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट
कैपिटल P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कैपिटल P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। एक छोटा सा थंब रूल है कि जब भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पर मैं मानकर चलता हूँ कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है वहाँ पर, तो भाई यहाँ पर पॉइंट P पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है, ठीक है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है, तो ये नेगेटिव वाला ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, ठीक। तो मैं इस पर ऐसे लिखूंगा, ऐसे, ये हो गया E माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है दैट इज E माइनस क्यू। मैंने बोल दिया E माइनस क्यू, आप E1 या E2 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बोल दिया E माइनस क्यू, अब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज कितना है, माइनस क्यू, लेकिन मैं तो मैग्नीट्यूड लेता हूँ, ठीक है, ले लिया मैग्नीट्यूड क्यू, और दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये जो सेंटर है ना, कितना, A प्लस आर, बिल्कुल सही, क्योंकि सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस R लिया है, तो ये कितना बचेगा, ये A ही तो बचेगा, तो R प्लस A लिख दो इसको, तो Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, R प्लस A का होल स्क्वायर। अब इसके बाद भाई कन्वेंशनली हमने तो ये देखा है कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो P वेक्टर यानी कि डाइपोल मूवमेंट वो इस तरफ होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, P कैप। तो भाई P कैप तो इस डायरेक्शन में, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पर माइनस लगा दिया, आपने यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए माइनस लगा दिया, इसके ऊपर एरो लगा हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं समझे, दोबारा देखिएगा। हमने तो ये कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कूलम्स लॉ हो, कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड लिखना है, नेगेटिव तो हमको लगाना ही नहीं है कहीं पर भी, समझ गए, मैग्नीट्यूड ही तो लेते थे सिर्फ। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, माइनस क्यू थोड़ी है, मैग्नीट्यूड तो प्लस क्यू है, तो क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ तक तो समझ गए। लेकिन उसके बाद अगर मुझे वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करना है इसको, तो मैंने लिख दिया P कैप, लिख दिया मैंने। अब P कैप का मतलब क्या है, P वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो P कैप मैंने लिखा, तो P कैप का डायरेक्शन क्या है, ये, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन तो ये है। जब इसका डायरेक्शन ये है तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ नेगेटिव लगा दिया, एक्चुअली यहाँ लगा दिया नेगेटिव यहाँ लगा दिया, शुरुआत, समझ गए। जैसे ए बी वेक्टर होता है, जैसे यहाँ पर ए है और बी है, तो आप इसको ए बी वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ए बी वेक्टर को माइनस बी ए वेक्टर भी तो कहा जाता है, माइनस बी ए वेक्टर के, ए बी वेक्टर तो इस तरफ है नहीं, मैं तो इस डायरेक्शन में जाने वाला हूँ, तो मैं बी ए वेक्टर को कैसे लिखूंगा, माइनस, अगर बी ए वेक्टर पूछा जाए तो मैं कैसे लिखूंगा, माइनस ऑफ ए बी वेक्टर। तो वही करा है कि P कैप इस डायरेक्शन में है, लेकिन मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में था, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए मैंने नेगेटिव लगा दिया। समझ गए मेरी बात, पक्का, थोड़ा बहुत मतलब सिर्फ आइडिया हो। चलिए, तो ये हो गया, अगर P कैप नहीं लिखेंगे तो माइनस नहीं आएगा, ठीक है। P कैप ना लिखने का मतलब क्या है, कि P कैप ना लिखने का मतलब तो फिर तो आप बस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, फिर माइनस नहीं आएगा, सही है। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया उसका, तो इसलिए अगर मैंने P कैप लिखा है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और फिर यहाँ पर आप एरो लगाइए क्योंकि वेक्टर है ये, ठीक। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, मतलब सर हम इतना कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स के जो डायरेक्शन थे वो अपोजिट थे, इसलिए हमें एक को माइनस पे लेना, एक को माइनस पे लेना पड़ेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। अब बताइए, ये जो प्लस क्यू है ये इस पॉइंट P पर रखे हुए टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया, ये हो गया E प्लस क्यू, इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जैसे माइनस वाले को E माइनस क्यू बोला था, इसको क्या बोलूँगा, E प्लस क्यू, ठीक है, E प्लस क्यू बोल दिया, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू क्या, मैग्नीट्यूड कितना है Q, अपॉन डिस्टेंस बोलो
आर माइनस ए बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस पूरा आर है और मुझे तो यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो ये वाला इतना डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस ए सब्ट्रैक्ट ए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये वाला यहाँ से और यहाँ तक वाला डिस्टेंस टोटल आर है और इतना डिस्टेंस कितना है, ये भी ए, ये भी ए, तो मुझे यहाँ से प्लस क्यू से और पॉइंट पी तक का डिस्टेंस चाहिए, तो वो आर माइनस ए हो गया। क्लियर? तो ये हो गया अपना आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और फिर लिखते हैं अगर डायरेक्शन पी कैप, ठीक है, तो पी कैप भी इसी तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इसी तरफ, तो अब कोई नेगेटिव नहीं आएगा साइन, यहाँ पर आपने ऊपर सिंबल लगा दिया ये, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अब मैं पेज नंबर 36 पर शिफ्ट कर रहा हूँ। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको निकालना है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, देखिएगा, रिजल्टेंट मतलब दोनों का टोटल, therefore resultant electric field at point P, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली है क्या, ये माइनस क्यू इधर रखा है, प्लस क्यू इधर रखा है, जिस एक्सिस पर ये रखा है उसी एक्सिस पर आपने पॉइंट पी रख दिया, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पॉइंट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोल देंगे, क्योंकि जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो इसी एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसको एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ई एक्सियल, ऊपर एक एरो लगा दो, ये क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू वेक्टर प्लस ई माइनस क्यू वेक्टर, उसके बाद वैल्यू डालिए इसकी, प्लस क्यू वाले की कितनी है, 1/4 क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप प्लस, अब ई माइनस क्यू की वैल्यू डालिए, ई माइनस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/4 क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू पी कैप, 1/4 को कॉमन ले लो, न्यूमरेटर वाला क्यू जो है इसको भी कॉमन ले लो, तो ये आ गया क्यू अपॉन 4πε0, इसको कॉमन ले लिया, यूनिट वेक्टर को भी कॉमन ले लेंगे, लेकिन यूनिट वेक्टर जो है वो दूसरी तरफ लिखा जाता है, इस तरफ लिखा जाता है, तो यूनिट वेक्टर को राइट हैंड साइड में लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, और सॉरी माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, तो यूनिट वेक्टर पी कैप दोनों में आ रहा है, उसको कॉमन लेकर बाद में लिख दिया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आगे क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास q अपॉन 4πε0, एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया r प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस साइन एज इट इज, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, r माइनस ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू r प्लस ए का होल स्क्वायर, और बाहर पी कैप, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, ये हो जाएगा q अपॉन 4πε0, न्यूमरेटर में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra प्लस 2r स्क्वायर, ठीक है, बीच में माइनस का साइन, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ra, ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर में देखिए आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, समझिए, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, ए बी का होल स्क्वायर, तो ए बी का होल स्क्वायर कर दिया इसको, उसके बाद बाहर इसके पी कैप, ये हो गया। अच्छा, क्यू अपॉन 4πε0 और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2ra, और इधर पी कैप ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है।
इधर देखो यार, तीनों इकट्ठी, मेरे भाई की बेटी है दोनों, तो तीनों इकट्ठी हो गई यार, धमाल मचाएंगे पूरा। अभी थोड़ी देर पहले ही इधर पर खड़ी हुई थी ऐसे। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। चलिए जी, तो ये हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2RA प्लस 2RA कितना हो गया 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ई एक्शियल आ गया। अब इतना होने के बाद में फिर हमें इसमें क्या करना होता है कि एकदम से ना दिमाग में ये आता है 4 से 4 काट देते हैं, इसको नहीं काटना है अभी। आप क्या करें कि इसको हम डाइपोल मोमेंट की टर्म्स में निकाल सकते हैं। कैसे भाई, क्यू हमारे पास है और 4A को लिख सकते हैं ना 2 × 2A, 2 × 2A, तो ऐसा लिख लीजिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्यू मल्टीप्लाइड बाई 2A, एक ब्रैकेट में डाल दो और यहाँ पर क्या लिख दीजिए 2R लिख दीजिए। ठीक है ना, 2A × 2R हो गया ना 4RA, तो 2R अलग कर दिया अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और पी कैप। अब जो Q × 2A है, Q × 2A आपका ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 2P, सॉरी P, तो ये हो गया 2R तो है ही, तो P × 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास, हाँ जी बोलिए सर। जो ई एक्सियल का जो हमें निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, सर उसमें माइनस नहीं है तो प्लस की जगह? कहाँ पर, मतलब ओवरऑल? सर ऊपर, ये सर ऊपर ई एक्सियल यहाँ पर सर, उसके ऊपर फॉर्मूले में सर हम माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों अपोजिट साइड में है इसलिए। नहीं, माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। उस अपोजिट डायरेक्शन को बैलेंस करने के लिए तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया था। Yes, sir. तो इस वजह से मैंने पी कैप लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर मेरे को पी कैप हटा देना होता तो फिर मैं दिस माइनस दिस लिखता। सर अगर वो मॉड निकालते हैं इसका तभी ऐसा कर पाते हैं ना? तब ऐसा कर पाते हैं। मॉडुलस मतलब वही, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। अभी मैंने पी कैप लिखा हुआ है तो पी कैप की तो राइटवर्ड डायरेक्शन है, जबकि एक्चुअली ये वाला लेफ्टवर्ड है, उसी को बैलेंस करने के लिए माइनस लिखा था। ओके सर, समझ गए? अच्छा, अभी देखिएगा, हम ये कहते हैं कि वो जो हमने डिस्टेंस लिया था ना, अगर वो डिस्टेंस बहुत बड़ा हो, मतलब डाइपोल का जो लेंथ है 2A या A, अगर मान लीजिए A के कंपैरिजन में अगर R बहुत दूर हो, अगर मैं बहुत दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो हम ये कहेंगे इफ R is very greater than A, if R is very greater than A, then A square can be neglected as compared to R square. A square can be neglected as compared to R square. तो A square को नेगलेक्ट करा जा सकता है। तो आप ये देखिए, अगर A square को नेगलेक्ट कर दिया, नेगलेक्ट मतलब उसको इट शुड बी टेकन इक्वल टू 0, उसको 0 के बराबर ले लिया, तो ये क्या हो गया, ये R स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि R की पावर 4 हो जाएगा। हाँ, तो मेरे पास ये बन गया E एक्चुअली is equal to 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर अपॉन आर की पावर 4 और पी कैप, ठीक है। अब एक आर से एक आर कैंसिल आउट तो नीचे आर क्यूब आ गया, ठीक है। तो यही आपका फाइनल इसका एक्सप्रेशन है पेज नंबर 36 पर बिल्कुल नीचे की तरफ, ठीक है। 2p अपॉन आर क्यूब बराबर 4 2p अपॉन आर क्यूब, ठीक है। बताइए क्लियर है, एक्सेल वाला क्लियर है। चलिए जी, ऑनलाइन वाले बता दें भाई, प्रतीक कौस्तव क्लियर है? यस सर। ठीक है। चलिए जी, एक और बताता हूँ। अगला जो डेरिवेशन है, एक तो ये वाला था, अगला डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड at an equatorial point of a dipole at an equatorial point of a dipole। अब ये इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? एक्सियल पॉइंट का मतलब तो ये है कि जिस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक वो था आपका डाइपोल था, उसी एक्सिस पर आपने एक पॉइंट ले लिया। अब इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होता है? हाँ, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हो गया -q, यहाँ पर हो गया +q। ये मैंने ले लिया दोनों का सेंटर, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a। जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो इक्वेटोरियल पॉइंट पर लाई कर रहा है। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या है कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ऐसे, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है। तो मैंने कहा कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मैंने यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया P, यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है। तो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा ड्यू टू अ डाइपोल, तो डाइपोल तो एक बॉडी है ना कंबाइंड ऑफ 2 चार्जेस, तो उसके सेंटर से ही लेंगे हम डिस्टेंस हमेशा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, अब इस वाले डिस्टेंस को मैं r बोल दूंगा, ऐसे ही लिया था हमने। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर भी सेंटर से, क्योंकि वो एक्सियल पॉइंट था तो सेंटर से ये डिस्टेंस हमने r लिया था पॉइंट P तक। अब भी सेंटर से ही पॉइंट P पर, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं बार। यहाँ तक क्लियर है। अब आप ये देखिएगा कि मुझे फिर से वही काम करना है कि मैं -q की वजह से यहाँ पर वो निकालना चाहूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइंट P पर हम क्या मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हुए, जैसे कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ हो, तो ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो इस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस डायरेक्शन में लगेगा, और इसको मैंने बोल दिया E -q, E -q इस डायरेक्शन में हो गया। अब इसी तरीके से ये देखिएगा, ये जो पॉजिटिव है ये इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये क्या हो गया E +q, ठीक है। तो जब ये इसको रिपेल कर रहा है, तो रिपेल करने का मतलब क्या है कि बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन बन रही है सीधी, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दो मेरे को कि अगर कोई भी पॉइंट किसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो इक्वल आता है। वैसे भी देख लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा कर देख लो, ये डिस्टेंस कितना आने वाला है, ये r है, ये a है, तो ये डिस्टेंस कितना आने वाला है, √r² + a²। सिमिलरली ये वाला जो है, ये वाला डिस्टेंस भी सेम ही है, √r² + a²। जब ये दोनों साइड सेम है तो ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 180 माइनस दिस एंगल हो जाएगा। ये वाला जो एंगल, अभी मैं उस एंगल की बाद में बात करूँगा, 180 माइनस दिस एंगल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है। समझ गए मेरी बात, लीनियर पेयर से? अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे कि इस एंगल को थीटा मान लिया, इस एंगल को थीटा मान लिया, तो ये पूरा एंगल लिख कर दिखा दूँ।
पूरा एंगल थीटा 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। क्यों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एंगल 2 थीटा हो गया। इसके बाद अब जरा देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम हो गया, जाना हो तो चलेगा, ठीक है। वैसे भी ये पूरा नहीं करवा पाऊंगा मैं, अगली क्लास में कराऊंगा पढ़ूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E माइनस क्यू, E माइनस क्यू, ओके, E माइनस क्यू जो है इसको क्या लेंगे फिर इसमें, और जैसे वहाँ पर हमने देखा था कि हमारे पास जो डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन थी नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ तो वो डायरेक्शन नहीं है ना, यहाँ तो वो डायरेक्शन नहीं है। तो इनको हमने जैसे ये वाला पॉइंट P है, इस वाले पॉइंट को A बोल दिया और इसको B बोल दिया, इसको A और इसको B बोल दिया, ठीक है। डायरेक्शन किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि जो जैसे डाइपोल मूवमेंट है, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमारे पास वहाँ पर P वेक्टर था, तो उसको मैंने P कैप ले लिया था। अच्छा, अब यहाँ पर ये डायरेक्शन आ रही है तो इसका इसके साथ रिलेशन नहीं आ रहा समझ में। सिमिलरली यहाँ पर ये डायरेक्शन है, इसका इसके साथ रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो हम एक नई डायरेक्शन निकालेंगे उस एंगल की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे E माइनस क्यू है तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना, √r² प्लस a² का होल स्क्वायर। अलॉन्ग PA, E माइनस क्यू क्या है, अलॉन्ग PA, समझ गए। यहाँ कोई नेगेटिव तो नहीं लगाया हमने, क्यों नहीं लगाया, वो नेगेटिव इस वजह से लगाया था वहाँ पर क्योंकि वो P कैप के अपोजिट डायरेक्शन में था, तो चार्ज तो मेरे को मैग्नीट्यूड ही लिखना है, समझ गए। अब इसके बाद अगला देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी, इसमें डायरेक्शन नहीं है इस वजह से साइन नहीं लगा, लेकिन डायरेक्शन बताने के लिए अलॉन्ग PA लिख दिया, ठीक है। अच्छा, जब अलॉन्ग PA लिखा है तो इसके ऊपर एरो जरूर लगाएगा, एरो लगाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q, पॉजिटिव Q चार्ज, तो ये हो जाएगा E प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी Q अपॉन √r² प्लस a² का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं ना कि भाई यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितना है, √r² प्लस a² पॉइंट P तक का, उसका होल स्क्वायर हो गया। और फिर डायरेक्शन क्या है इसकी, अलॉन्ग भी P, अलॉन्ग भी P, ये हो गया। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। जब दोनों का ही मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ये जितनी ताकत से इधर खींच रहा है उतनी ताकत से ये इधर खींच रहा है, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट है वो इसके बीच में से निकल कर जाएगा, मतलब थीटा इधर हो जाएगा इधर और थीटा इधर हो जाएगा, बिल्कुल एक्जैक्टली बीच में से निकल कर जाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है बिल्कुल सेम आ रहा है। मेरी बात समझिए, ठीक है। चलिए जी, अब इसको इतना करिएगा, इतना करने के बाद में फिर मैं आगे इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करवाता हूँ। लेकिन जो आपको नोट्स दे रखे हैं, इतने के बाद में आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमने ऐसे ट्रायंगल वाले क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में करे थे। एक बार पढ़ लेना, आपको बहुत आसान लगेगा, ये बड़े आराम से ये भी सॉल्व होगा, ठीक है। बाकी मैं करा दूँगा अगली क्लास में, हार्डली 10 मिनट लगेंगे इस वाले डेरिवेशन में, फिर आगे बढ़ते हैं। और